Hello everybody. We had to solve the question paper for November 2020 exam, mock test paper. Okay, let's start. Question number 1, part A. 2 marks के लिए क्वेश्चन है. There are 5 questions. आपको फॉल्स और ट्रू विद शॉर्ट आंसर रीजन के साथ देना है. फर्स्ट, डिवेंचर का इंटरेस्ट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे बिफोर इक्विटी. ट्रू और फॉल्स? वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स. यस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बिफोर एनी डिविडेंड पे होता है. इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, P&L में आता है, जबकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का, प्रेफरेंस का डिविडेंड या इक्विटी का डिविडेंड. सो वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बिफोर एनी पेमेंट टू प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है. सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, अमाउंट पे किया मैनेजमेंट कंपनी को कंसल्टेंसी के लिए, इससे वर्किंग एक्सपेंस हमारे कम हो जाएंगे. क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है. वेदर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉट? यस, ट्रू, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है. इससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कट होगी. वर्किंग एक्सपेंसेस क्या होंगे? रिड्यूस होंगे. यस, इट must be treated as capital expenditure. True. Third, additional commission to consignee who agree to bear the loss on account of bad debts is called overriding. False. It's a del creditor commission. उसे del creditor बोलते हैं bad debts के लॉस को कवर करने के लिए. Fourth, कहता है पार्टनर में कोई अग्रीमेंट नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग का, तो वो कैपिटल की रेशियो में शेयर करेंगे. ट्रू और फॉल्स? फोर्थ का ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. यस, आंसर आ रहा है. जो लोग लाइव हैं, पारुल कह रही है फॉल्स, क्योंकि सर ये जो रेशियो है वो इक्वल होता है. +2 लेवल से पढ़ रहे हैं. कैपिटल रेशियो ऐसा कोई रूल नहीं है अगर एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन हो. फिफ्थ, 600 का प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए सामान ले गया, ये कैपिटल में क्रेडिट होगा. गलत कह रहा है, ये कैपिटल में क्या होगा? डेबिट. इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके ए पार्ट में 5th पॉइंट, आप सामान लेंगे तो उसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज. कितने का सामान ले गए? आप सामान ले गए हैं ₹600 का, तो इट मस्ट बी डिडक्टेड आउट ऑफ परचेज. परचेज में से डिडक्ट करो ताकि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है वो आ जाए. और देन आफ्टर ड्राइंग क्या है? कैपिटल में डेबिट होगी. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अगर एंट्री करनी हो तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग. तो कैपिटल क्रेडिट होने से कैपिटल तो बढ़ जाएगी. गलत कह रहा है, फॉल्स. कैपिटल डेबिट होगी, रिड्यूस होगी. तो ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है. बी केस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एडवांटेज? क्यों बनते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्यों बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इसलिए हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग. सारे पॉलिसीज अल्टरनेटिव देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू ऑप्ट आउट बेस्ट पॉलिसी. आपको डेप्रिसिएशन के मेथड, आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपको लीज ऑपरेटिंग फाइनेंस दे रहे हैं, आपको सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो हाउ टू कंप्यूट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं. तो आपके पास वेरियस पॉलिसीज अवेलेबल हैं. यू हैव टू ऑप्ट बेस्ट आउट ऑफ ऑल. तो आपको डिफरेंट ऑल्टरनेटिव देते हैं, पर ये गिवन ऑल्टरनेटिव में से ही ऑप्ट करना है. इंडिया लेवल पे सभी के जो अकाउंट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं ताकि कंपेरेबिलिटी बढ़े. हमारे अकाउंट दूसरों से और हमारे लास्ट ईयर से ही कंपेयर किए जाएं. आपको याद है जब पॉलिसी बदलनी है तो रीजन के बिना नहीं बदल सकते थे. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये पॉलिसीज देते हैं जिसको डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, उसमें से बेस्ट आपको ऑप्ट करना है. जो भी ऑप्ट करो कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए. हार्मोनाइजेशन हो, एक जैसे अकाउंट बने,
इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए, आपको पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं जो नॉर्मली इंडिया में फॉलो होती हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कह दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, जनरली गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं जिसे आप फॉलो करके अकाउंट बनाते हैं। अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना होते तो कोई केरला में बैठा है वो अकाउंट कैसे बना रहा होता, बॉम्बे वाला कैसे, हरियाणा वाला कैसे, तो उनके रिजल्ट को कंपेयर ही नहीं कर सकते होते। और यहाँ का बंदा स्टडी करके वहां जा रहा है तो काम ही ना आता उसके कुछ, तो इसलिए प्रॉब्लम आती। तो ये क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हार्मोनाइजेशन का काम करते हैं, पॉलिसी सजेस्ट करते हैं, उसमें से आपने ऑप्ट करनी है, ठीक है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसका एडवांटेज यही है कि रिडक्शन इन वेरिएशंस, के कोई क्या रूल लगा ले कोई क्या ना। अब जैसे डेप्रीसिएशन AS10 में कवर है, PP, उन्होंने कहा मेथड बदलना है तो वो कैसे बदलेगा, प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं। तो सारी दुनिया को मेथड बदलना है, SLM से WDV, WDV से SLM, वो प्रोस्पेक्टिवली बदलना है, ये नहीं कि कोई रेट्रोस्पेक्टिवली बदल लेगा, सबको ऐसे करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या एक जैसा होगा तो वेरिएशन कम होंगे, ठीक। डिस्क्लोजर बियॉन्ड द रिक्वायर्ड बाय लॉ, भी कोई भी अगर एएस फॉलो नहीं तो उसके डिस्क्लोजर, आप कंपनी की बैलेंस शीट देखें ना, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नीचे डिस्क्लोजर है जो जो आप पे एप्लीकेबल है। जैसे AS13 के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म कौन सा है, उसकी वैल्यूएशन। अगर आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं तो AS13 नॉट एप्लीकेबल, छोड़ दो। अगर आप सिविल कंस्ट्रक्शन का काम ही नहीं करते तो AS7 नॉट एप्लीकेबल, छोड़ दो। तो आपको डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। फैसिलिटेट कंपैरिजन, वो तो मैं बता ही रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो है तो एक जैसा सिस्टम फॉलो होता है, हमारे अकाउंट पिछले सालों से और दूसरे एंटिटी से भी कंपेरेबल होते हैं, क्योंकि सारे अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं लोग, तो कंपैरिजन आपस में इजी होता है। तो यही है कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, कंपैरिजन। कंपैरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिलायबिलिटी, हाँ, सब रूल है सबके माइंड में कि भाई इसका बैलेंस शीट है तो ऐसे बनी है, P&L सबके माइंड में है, तो उसको स्टडी करके ही तो पता लगता है, हाँ ठीक है भैया, ओके ये प्रॉफिट में, ये लॉस में। अलग अलग तरीके से अपनी पॉलिसी लगाते रहेंगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना होते तो अपने को रिजल्ट स्टडी करना ही पॉसिबल ना होता। हार्मोनाइजेशन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, एक जैसे अकाउंट। चलो उसके बाद सी, एक अच्छा क्वेश्चन है स्टॉक वैल्यूएशन का, ये क्वेश्चन है सी पार्ट, 6 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन करना था। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना वो कंपलसरी होगा, 20 मार्क्स। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक चॉइस। फर्स्ट कंपलसरी का मीनिंग है तो उसमें करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है। बाकी जो 5 क्वेश्चन है उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, यानी उसमें फुल फ्लैज एक क्वेश्चन की आपको चॉइस है, आप छोड़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है कि मुझे 4 करने आउट ऑफ 5, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है मैं 5 कर देता हूं, क्या पता कोई गलत ना हो जाए। ऐसा नहीं होता, एग्जामिनर जो फर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो चेक करता है, आप फटाफट कर रहे हो, इससे अच्छा बेस्ट जो आपको 4 आते हैं वही पहले करो आउट ऑफ 5। एक्स्ट्रा वाला करने की कोशिश ना करो, क्योंकि एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन है जो फर्स्ट अटेम्प्ट होंगे 4 वो वही चेक करेगा। तो एक्स्ट्रा यानी एडिशनल क्वेश्चन कर दोगे तो उसकी कोई वेटेज नहीं मिलेगी। हाँ, आप ये है कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, ठीक है, कर दिया आपने, पूरा करने के बाद आपको लगता है जी अभी तो पेपर में अभी 20 मिनट पड़े, आधा घंटा पड़ा है, टाइम पड़ा है, मेरा पेपर हो गया है। अब आपको डाउट लग रहा है तो वो 6 क्वेश्चन आप शुरू कर लेते हो, एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन एक मान लो 5th, तो वो कर लिया, वो अच्छे से हो गया, आपको लगा बिल्कुल सही है ये, तो वो लास्ट में जो क्वेश्चन किया वो क्रॉस कर दो, जिसमें डाउट है वो क्रॉस कर दो पेन से, सिंपल। तो अब एग्जामिनर आपका चेक वही करेगा लास्ट वाला, यानी वो बीच वाला क्रॉस करना पड़ेगा। और पेपर के अंदर आपने शीट में गैप नहीं छोड़ना कभी कभी। और एक बात और, अभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट ने कहा कि मैंने ये गलती की, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं ABC, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए इधर कर दिया, फिर 2-3 क्वेश्चन और कर दिए, पार्ट बी कर दिया, फिर 1-2 क्वेश्चन और, फिर 1। मैंने कहा एग्जामिनर घूमता रहेगा क्या, तूने पार्ट कहां कहां किए, कोई यहां कोई वहां, ऐसा कभी गलती मत करना। आपको एक ही क्वेश्चन के सारे पार्ट एक ही प्लेस पे एक जगह करने हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जी एक पार्ट इधर एक किधर ना। अगर आपको 3 पार्ट में से 2 ही आते हैं और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप 2 ही कर दो, छोड़ो फिर एक नहीं, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट स्पेस छोड़ देता है,
ऐसी देखा गया है, ऐसे कुछ स्टूडेंट में टेंडेंसी है कि भाई पेज छोड़ देता है बीच में कि ये वाले 2 पार्ट कर लेता हूं, 1 पार्ट फिर कर लूंगा, किसी से पूछ लूंगा, और होता क्या एंड में करते करते टाइम ओवर हो जाता है, वो एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर है वो आपकी शीट ले जाता है। जब आपका एग्जामिनर पेपर चेक करेगा तो वो देखेगा बीच में स्पेस पड़ा है, उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट रहता है, वो कहता है जी ये बंदे ने स्पेस क्यों छोड़ा है बीच में। तो आप वहां पे कुछ भी लिखो ताकि वो स्पेस ऐसे ना रहे, वहां पे एक क्वेश्चन ही लिखें, चाहे कुछ भी 2-3 लाइनें लिख के छोड़े या क्वेश्चन ही लिख दें ताकि वो कहे कि भाई ये अटेम्प्ट है, चलो गलत सही। स्पेस खाली नीचे रह गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे शुरू करो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो एक 1.5 पेज पे आया, उसी के नीचे 2-3 लाइन छोड़ के बी पार्ट शुरू किया, फिर अगले सी क्वेश्चन स्टार्टिंग की 3-4 लाइंस में आ गया, पूरा पेज यूज नहीं हुआ, लास्ट पार्ट ऐसे, तो आप अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे शुरू करो। मैं पार्ट नेक्स्ट पेज पे शुरू करने की बात नहीं कर रहा, पार्ट तो नीचे शुरू करो, 2-3 लाइन छोड़ दो। मान लो कि एक शीट पे 20 लाइंस हैं, आपने ए पार्ट किया, वो एक पेज पूरा हो गया, अगले की 4 लाइंस में आया, तो ये नहीं कि बी पार्ट अगले पेज पे करना है ना, बीच में 2-3 लाइन छोड़ो, जहां ए पार्ट खत्म हुआ 2-3 लाइन छोड़ दो ताकि पता लगे कि अगला बी पार्ट आगे शुरू हो गया, ऐसे करो। लेकिन जब सी पार्ट, मतलब उसके 3 पार्ट है सपोज क्वेश्चन के, सी पार्ट खत्म हो गया, मान लो कि वो स्टार्टिंग की 6-7th लाइन में खत्म हो गया, नीचे पेज पड़ा है, तो बेस्ट है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पार्ट नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी कर रहे हो, तो वो नेक्स्ट पेज पे शुरू करो, वो नेक्स्ट पेज पे शुरू करो, क्योंकि ना कई बार वो अनचेक ही ना रह जाए, एग्जामिनर ने ध्यान ही नहीं दिया, आपका एक क्वेश्चन और भी किया हुआ है क्या पता, तो इसलिए आप क्या उसको हाईलाइट ओवरराइट किया करो, क्वेश्चन नंबर को ओवरराइट, मतलब 2 बार करो, ओवरराइट करो, ताकि वो हाईलाइट हो कि हाँ इसने ये वाला क्वेश्चन यहां से शुरू किया है, सारे पार्ट एक जगह, आधा इधर आधा क्वेश्चन उधर ना। और ये कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस में करने, आपको बेस्ट जो आता है वो करो। क्वेश्चन पेपर पढ़ो, ठीक है, 10 मिनट आपको 15 मिनट मिलेंगे पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ो अच्छे से, आंसर शीट लेट मिलेगी 5-10-15 मिनट। तो आप ये डिसाइड करो सबसे पहले मुझे वो क्वेश्चन करना है जो उस चैप्टर का जो मोस्ट फेमिलियर है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, मेरी कमांड है उस पर, और वो लेंथ वाइज भी ज्यादा नहीं है, वो वाला करो। जैसे आपने 2-3 क्वेश्चन जल्दी कर लिए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्ट हो जाएगा कि अभी तो मेरा आधा पेपर हो गया और टाइम 1 घंटा ही हुआ है, अभी तो 2 आवर पड़े, आराम से करोगे। अगर फर्स्ट ही आपने ऐसा क्वेश्चन करना शुरू कर दिया जो मोस्ट लेंथी है, पता लगा आधा टाइम उसी में लग गया, फिर बाकी पेपर करने में दिक्कत होगी। तो अब बेस्ट जो क्वेश्चन लगता है, आपको लगता है लेंथ वाइज कम है, मोस्ट फेमिलियर है, अच्छा होल्ड है उस चैप्टर पे, वो वाला क्वेश्चन कर दो। 6th है, 3rd है, 4th है, फिर उसके बाद कोई भी, ये जरूरी नहीं है सीक्वेंस में 1 2 3 4 ऐसा करना है, ठीक है। कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग है, आप विदाउट हेजिटेशन व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालो, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई डाउट है आपके माइंड में किसी भी तरह का, ब्लैक पेन से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, वो HB पेंसिल से बोल्ड करने होंगे जो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, इको के और मैथ्स स्टेट का जो है, वो तो आपको मल्टीपल चॉइस आने हैं, सब्जेक्टिव वही +2 स्टाइल में आपका चलना है। चलो क्वेश्चन का सी पार्ट, एक ट्रेडर है, वो कह रहा है कि यहां पे स्टॉक की वैल्यूएशन की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, ट्रेडर ने 31 मार्च को स्टॉक गिनना था, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन स्टॉक काउंट नहीं हो पाया, 15 अप्रैल को काउंट हुआ, उस वक्त गोडाउन में कितना माल पड़ा है, 50,000 का। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट कर रहा हूं, स्टॉक ऑन 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को कितना माल पड़ा आपके गोडाउन में, 50,000 रुपए का। मुझे किस तक आना है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च आना है, यानी कि मुझे रिवर्स चलना है, रिवर्स, ओके, रिवर्स चलना है हमें, ओके, 15 दिन। क्या कह रहा है, कह रहा है फॉलोइंग फैक्ट वर एस्टेब्लिश बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल। क्या, सेल 41,000 की जिसमें से कैश कितनी है 10, परचेज 5034 जिसमें से कैश कितनी है 1990, नो मैटर, कैश से हमें नहीं फर्क पड़ता। सेल रिटर्न कितने की है इस पीरियड बिटवीन 1000। 15 मार्च को 10,000 का रिटर्न बेसिस पे माल बेचा था, 31 मार्च से पहले 15 मार्च को बेचा था 10,000 का रिटर्न बेसिस पे, और उसको 4 वीक का टाइम दिया था कि 15 अप्रैल तक का टाइम ले लो। उसने 40% यानी 4000 वैल्यू का माल 10 अप्रैल को लौटा दिया, अप्रूविंग द रेस्ट, बाकी 60% यानी 6000 का माल पसंद कर लिया। कस्टमर को बिल काटा हमने 16 अप्रैल, यानी माल हमारा एक्चुअल में बिका है कब, 10 अप्रैल को 6000 का, 60%, 40 तो वापिस आ गया है। तो आपका प्रॉफिट सेल पे कितना है 20%। तो आपको स्टॉक 31 मार्च 18 का अपने को स्टॉक निकालना है,
ये एप्पल इसका है। तो ऐसा करो, पहले तो आप इसमें वापस ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिटवीन 31 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में, यानी कि 1 अप्रैल से लेके, 1 अप्रैल कह लो, एक ही बात है, 1 अप्रैल टू 15 मार्च। तो नेट सेल देखो 41 में से 1000 की तो सेल रिटर्न ही आ गई, ये सेल है और ये सेल रिटर्न है। तो नेट सेल कितनी, इस बीच 20% ऑन सेल है, कॉस्ट नहीं है। तो आप कम करोगे 8000 तो 32000 का माल घटा है, इतनी कॉस्ट का इस 15 दिन में वापस ऐड करो। परचेज को आप लेस करो, परचेज बिटवीन 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल कम कर दो। कितने की टोटल परचेज है हमारी, परचेज है 5034 की। अब इश्यू आ रहा है हमारा कि जो रिटर्न बेसिस पे गुड्स ट्रांसफर ऑन सेल और रिटर्न, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, कितने रुपए का माल था वो सारा, 10,000। कब ट्रांसफर किया, ट्रांसफर ऑन 15 मार्च, 15 मार्च को अपन ने माल दे दिया। उसमें से 10 अप्रैल को उसने 40% माल, 4000 वाला सेल वैल्यू उसकी कितनी है, 4000, वो क्या कर लिया, अप्रूव के पसंद है। बाकी 60% स्टिल पेंडिंग टू अप्रूव, या अच्छा ऐसा है, ये नहीं, ये तो उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ओके, 4000 वाला रिटर्न कर दिया और ये वाला 60% यानी कि 6000 का माल सेल वैल्यू वाला अप्रूव कर लिया, उसे पसंद आ गया, उसने 40% माल वापस कर दिया। अब आप एक बात बताओ कि उसने जो माल वापस कर दिया 4, इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर, इस 4000 में से कम कर दूं 20% तो ये 3200, ठीक, इस 6000 में से 20% कम कर दूं तो कितना, 4800। ये वाला माल बोलो, ये माल जो है 3200 का कब कम हुआ था, 15 मार्च को, रिड्यूस्ड ऑन 15 मार्च, नॉट ये इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ 15 अप्रैल, 15 अप्रैल के स्टॉक में ये वाला माल जुड़ गया, इसमें जुड़ा हुआ है ना, ये वाले में देखो 50,000 में ये वाला माल तो कब आ गया वापिस, 10 अप्रैल को आ गया, तो 15 अप्रैल वाले में जुड़ा हुआ है। 15 अप्रैल वाले में ये माल 3200 कॉस्ट वाला जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये माल 15 अप्रैल का है। तो ये माल कब वापस आ गया, 10 अप्रैल को, तो ये जुड़ा हुआ है। क्या ये 31 मार्च में टू बी इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च, 31 मार्च के स्टॉक में भी जुड़ना है, यहां जुड़ा हुआ है। अगर मैं लेस कर भी दूं इस 3200 को, फिर जोड़ो, क्योंकि 31 मार्च में भी जुड़ना है, ये माल हमारा है। ये कहां पड़ा था, लोगों के घर में पड़ा था 3200 का माल, जो वापस आया कब, 15 मार्च को गया, वापस कब आया ये माल 3200 कॉस्ट वाला, ये 10 अप्रैल को, इसमें जुड़ गया। अगर मैं कहूं ये तो 31 मार्च के बाद जुड़ा है, लेस करूं, तो फिर भैया 31 मार्च में जुड़ा कहां है, जुड़ना है, ये हमारा माल लोगों के घर में पड़ा 31 मार्च को, जुड़ना है। तो अगर लेस करूंगा तो दोबारा जोड़ना पड़ेगा, जुड़ा है, बिल्कुल सही जुड़ा है, इसमें वापस आ गया ये 3200 का, ये 15 अप्रैल का स्टॉक है, 10 अप्रैल को आ गया तो इसमें जुड़ चुका है 3200 रुपए, सही जुड़ा। 31 मार्च में भी जुड़ना चाहिए वो, क्योंकि लोगों के घर में पड़ा 31 मार्च को हमारा माल। अब रही बात 6000 रुपए के माल की, क्या ये 6000 रुपए का माल जो है अब इसमें जुड़ा है, इस 50,000 में जुड़ा है ना, ये तो सेल हो गया, नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ 15 अप्रैल, 15 अप्रैल एज इट इज सोल्ड, ये तो बिक गया, वापस करने का टाइम पूरा हो गया 4 हफ्ते का, 15 मार्च से 15 अप्रैल। क्या ये यहां जुड़ा हुआ है, ये देखो लिखा नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ 15 अप्रैल, ये बिक चुका है, ये उसके माल घर में पड़ा है लोगों के और उनका ही हो गया है, अप्रूव हो गया। पर ये अप्रूव तो कब हुआ, ये अप्रूव तो हुआ अप्रैल में, फाइनल हुआ। 31 मार्च का स्टेटस बताओ ना, 31 मार्च को ये वाला जो माल है लोगों के घर में पड़ा है वो हमारा माल है। ये सेल फाइनल कब हुई है, 31 मार्च के बाद, यहां जुड़ा नहीं क्योंकि ये बिका मान लिया गया है,
बिल्कुल बिका, मानना ही है, टाइम पूरा हो गया। पर ये 31 मार्च को तो माल बिका नहीं था। ये 31 मार्च के लोगों के घर में पड़ा माल 4800 कॉस्ट वाला 6000 सेल वैल्यू वाला हमारा माल था। एक स्टूडेंट कहता है ये भी तो हमारा था, तो ये तो जुड़ तो गया, इस 50 में जुड़ा हुआ है, वापस आ गया, तो 31 मार्च में भी जोड़ना था। अगर इस 50 में ना जुड़ा होता तो 31 मार्च वाले में ये 3200 भी जोड़ता। ये तो जुड़ गया, जब वो आ गया तो वापस, और जुड़ना भी चाहिए, 31 मार्च को भी था ये। लेकिन वो 4800 रुपए का माल इस 50 में जुड़ा है नहीं, क्योंकि वो तो सेल मान लिया, है भी नहीं अपने पास, सेल भी मान लिया क्योंकि वो तो फाइनल हो गया। वो माल जो है आज वाकई में सेल हो गया, वो हमारा नहीं है, मान लिया। पर 31 मार्च को तो स्टेटस फाइनल नहीं था उसका, उस वक्त तो ये हमारा ही माल था। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाऊं तो ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर ऑन रिटर्न बेसिस ट्रीटेड एज सेल आफ्टर 31 मार्च। पर 31 मार्च को तो लोगों के घर में पड़ा ये माल हमारा ही है, 4800 का माल आज नहीं है हमारा 15 अप्रैल को, इसलिए जुड़ा नहीं है पक्का इसमें, क्योंकि ये तो बिक गया है। लेकिन 31 मार्च को तो हमारा माल था ना ये, तो 31 मार्च को तो जुड़ना ही है। तो 5034 प्लस 4800 करेंगे तो 81766 आंसर आएगा, 81766। देखो ध्यान से, हाँ केवल कह रहे हैं सर ये आएगा, सर भी कह रहे हैं सर यही आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन्होंने सॉल्व किया वही आंसर लिखा है इन्होंने भी, 8176 एब्सोल्युटली करेक्ट। अक्सर गलती होती है, दो बातें हैं, वो दोनों ही माल हमारे हैं, वो सीधी बात, 3200 भी 4800 भी, 10,000 माइनस 20%, 8000 कॉस्ट हमारी है। 31 मार्च को लोगों के घर में पड़ा है, वो माल हमारा है। तो उस 60,000 को जोड़ना है, तो 3200 तो जुड़ चुका है ना, दोबारा क्यों जोड़ूं? जब ये माल 10 अप्रैल को आ ही गया तो 15 अप्रैल वाले में जुड़ा हुआ है ये वाला, दोबारा क्यों जोड़ूं? 3200 जुड़ा हुआ है, और 31 मार्च को भी जुड़ना ही है, जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। लेकिन ये 6000 वाला तो बिका ही मान लिया ना 15 अप्रैल को, ये कहां जुड़ा, अप्रूव हो गया। पर ये 31 मार्च को तो नहीं बिका था, ये 31 मार्च का स्टॉक निकाल रहा हूं, तो बैलेंस शीट 31 मार्च वाली में तो ये माल हमारा जो है जुड़ना रह गया ना। 6000 वाले की वैल्यू कितनी, 20% कम करके, 6000 सेल वैल्यू थी, 20% कम करके कितने रुपए, 4800 रुपए ऐड कर दिए, 8176 आ गया। तो ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, जिसका गलत हुआ है ध्यान से इसे एक बार दोबारा देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में तो एक देखो वो है, एक डिटेल एक पेटी कैश बुक बनानी है आपने, इसका तो क्या आंसर बताएंगे आपको, बैलेंस ही लिख सकते हो आप। 20,000 में से ये खर्चे हो गए तो बैलेंस एंड में 2800 रुपये बचेगा, उसमें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस पता है क्या होता है, कभी कभी ना हम ये इजी जो टॉपिक है ना इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते नहीं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, बाय चांस पेपर में कभी कभी कुछ अबनॉर्मल चैप्टर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होते, और फिर प्रॉब्लम आती है। तो इसमें कुछ भी नहीं होता पेटी कैश बुक में। सेकंड का ए, पेटी कैश बुक कौन से वाली बनानी है, तो दिख रही है डिटेल्ड बनानी है, ये बता रहा है प्रिपेयर यहाँ पे पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम से बनाओ, छोटे छोटे खर्चे काफी ज्यादा दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं, कितने रुपए कैसे आए हैं उसका, डेट का कॉलम बना सकते हैं, डेट, इस डेट को, ठीक है। वोचर नंबर है तो वोचर नंबर लिख लो, अगर नहीं है तो छोड़ो, पर प्रैक्टिकली होते हैं, हमारे पास नहीं होते। पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स, ठीक है। एक आप टोटल अमाउंट का बना लो कि उस दिन कितना रुपया। अब बाकी हेड कितने बनाने हैं वो आप पे, जैसे आप एक कन्वेंस का बना लो। अब कार्टेज क्या है, काट बैम्बू काट पे जाता है, वो भी कन्वेंस में डालना है, क्योंकि इसको पढ़ लो एक बार। इसमें क्या है, पैसे आए हैं, ऑटो का फेयर है, कार्टेज है, पोस्टेज टेलीग्राम है, वेजिज है, स्टेशनरी है, मशीन की रिपेयर एक एंट्री है, बस का फेयर, कार्टेज दोबारा है, पोस्टेज टेलीग्राम दोबारा है, कार्टेज फिर एक बार है, स्टेशनरी है और सन्ड्री है। तो रिपेयर एक बार है, सन्ड्री एक बार है, स्टेशनरी है फिर भी 2 बार, कार्टेज बार बार है, वेजिज एक बार है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप कन्वेंस बना लो, कार्टेज बनाना एक अलग से बना लो, ठीक है। फिर आप इसमें बना लो स्टेशनरी का, क्योंकि स्टेशनरी की एंट्री 1-2 बार है। पोस्टेज टेलीग्राम का बना लो, पोस्टेज टेलीग्राम
ठीक। वेजेस का बनाना है तो आपकी मर्जी, नहीं बनाना तो उसे किस में डाल दो, मिसलेनियस या सन्ड्री में डाल दो। अब हर छोटे छोटे का तो बन नहीं सकता ना, कितने बनाएंगे, तो ये ठीक है। यहां रिसीट का कॉलम बनाना है तो डाल सकते हो रुपीस। क्या सबसे पहले तो इंप्रेस सिस्टम कह रहा है ओके, एक अप्रैल को, अप्रैल का महीना, एक अप्रैल को क्या कह रहा है, पैसा आ गया टू कैश अकाउंट, कितने रुपए आ गए, 20,000 रुपया आ गया एक अप्रैल को, 20,000 रुपये अपने पास आ चुका है। फिर तो खर्चे ही हैं, बाय लिखते जाओ, खर्चे करते जाओ, बाय कन्वेंस या जो भी बाय एक्सपेंस लिख लो। कितने रुपए खर्चा हो गया सेकंड अप्रैल को, वो कह रहा है जी कन्वेंस बस फेयर का हुआ है 500 रुपए खर्चा, 500 रुपए खर्चा हो गया है कन्वेंस में। और भी इस तारीख को कोई खर्चा हुआ है तो लिख लो टोटल अमाउंट, ठीक। उसके बाद 3 को क्या कह रहा है, 3 को कह रहा है जी बाय कार्टेज, कार्टेज कितनी पे कर दी, कार्टेज पे कर दी 2500, तो ये किस कॉलम में डाल लो, कार्टेज में। आप चाहो तो ये कार्टेज कन्वेंस इकट्ठा भी कर सकते हो। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितने रुपए लग गए 500, तो पोस्टेज टेलीग्राम के कॉलम में डाल लो। बाय चांस एक एक एंट्री है, एक ही तारीख को 2 होती तो कोई इस कॉलम में कोई इस कॉलम में रिपीट हो जाती, सारी एक एक एंट्री है। 5 तारीख को वेजेस दे दी तो बाय वेजेस, कितने रुपए वेजेस दे दी आपने, 600 रुपए की वेजेस दे दी आपने, देखो 600 रुपए वेजेस के कॉलम में। फिर ये कह रहा है अच्छा 5 तारीख को वेजेस भी और स्टेशनरी भी, अच्छी बात है, बाय वेजेस एंड स्टेशनरी कितने रुपए दे दी, 600 और 400 रुपए, कितने रुपए हो गए, 1000 रुपए हो गए ना, 600 प्लस 400, 600 प्लस 400, 5 को 600 उधर आ गया, स्टेशनरी के कितने आ गए, 400 रुपए आ गए, 1000 पेमेंट होगी, 600 और 400 रुपए। ओके 6 को भी 2 एंट्री, बढ़िया बात है। क्या क्या एंट्री है, एक तो रिपेयर ऑफ मशीनरी है, एक बस फेयर है, एक तो रिपेयर है, एक बस का फेयर है। आप ऐसा करो टोटल बताओ कितने रुपए है, 1500 और एक 1600 रुपए, तो 1600 रुपए की ये पेमेंट है। 1500 तो आप कौन से कॉलम में डाल लो, रिपेयर का, मिसलेनियस हमने बनाया ही नहीं। और बस का फेयर हम किस में ले रहे हैं, बस का फेयर कन्वेंस में 100 रुपए, 1600 रुपए हो गए, ये ब्लैंक है, ठीक है। उसके बाद कार्टेज है 7 को कार्टेज है, और एक और चीज है क्या, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम, तो टोटल कितने रुपए है, कार्टेज 400 और 700 1100 रुपए, 400 रुपए पोस्टेज टेलीग्राम में जाने दो, ठीक है, और सॉरी 400 रुपए कार्टेज में जाने दो, और पोस्टेज टेलीग्राम में कितने रुपीज, 700। इस तरह से बड़ी सिंपल है। 8th को एक एंट्री है, 8th को कह रहा है कार्टेज है, चलो कार्टेज 8th को कितने रुपए की है, 3000 रुपए की, तो ये कार्टेज लिख दिया 3000, ठीक। फिर 9th को 10th को बाय स्टेशनरी की पेमेंट है, कितने रुपए पेमेंट है स्टेशनरी की, 2000 रुपए, आप स्टेशनरी के हेड में डाल दो 2000 रुपए, ठीक है। फिर कह रहा है सन्ड्री एक्सपेंसेस है 10 को, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने रुपए, सन्ड्री एक्सपेंसेस 5000, ठीक, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 5000। इस तरह से ये पेमेंट हो गई है। तो अब आप इसका टोटल देख सकते हो कितने रुपए पे हो गए, 20,000 रुपये आपने पास था, उसमें से इनका टोटल बनेगा 17,200। ओके, आप हेडवाइज टोटल करो तो ये कितने रुपए बन गया, 600, ये बन गया 3,5900, इसका टोटल कर सकते हो 2400, इसका टोटल 1200, ये 600 और ये 6500, इनका टोटल हो गया। अब देखो अपने पास बैलेंस कितना बचता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, 20,000 में से अपने 17,200 लग गए तो कितने बचे, 2800 रुपये। टोटल 20,000 रुपया था वो अपना, ये इस तरह से 20,000 में से कितना खर्च आ गया, 17,200, कितना बच गया, 2800। फिर आप इसको बैलेंस देख लो कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास फिलहाल कितना पैसा है, 2800 रुपया अपने पास है। लेकिन आप देखो कि क्वेश्चन में लिखा है इम्प्रेस सिस्टम है, तो आप ऐसा करो 10 तारीख तक का हिसाब है, तो 11 अप्रैल को आप समझ लो इतने पैसे फिर आ जाएंगे अपने पास टू कैश, ताकि जेब में वापस 20,000 हो जाए, कितने आ जाएंगे, 17,200, ताकि वापस कितने रुपए हो जाए, 20, टू कैश करके वापस फिर अपने पास कितने पैसे हैं, 20,000 रुपया है। तो 2800 बच गए, 17,200 फिर मिल गए। तो
तो ये कुछ मुश्किल बिल्कुल ही नहीं है। 10 मार्क्स के लिए अगर ये एक्सप्लेनेशन देनी है डिटेल में तो ये आप दोनों कंबाइन बना सकते हो, ये वाले ऐसा। वेजेस का ना बनाओ, एक ही एंट्री है तो आप 6 मिसलेनियस में डाल लो, ये आपके ऊपर है हेड कितने बनाने हैं। तो ये सिंपल है, थोड़ा बोरिंग काम रहता है, पर आपके एग्जाम में अगर पूछ ले तो अगर पढ़ा हुआ है तो कुछ भी नहीं है, नहीं किया हुआ तो आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो आप छोड़ दोगे। कोई डाउट है इसमें? हाँ 2800 बैलेंस आ गया, इसमें कुछ करना ही नहीं। 7200 फिर ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इम्प्रेस सिस्टम है, तो ये जितने खर्च हुए उतने ही ले लो। वापिस जेब में कितने पैसे हो गए आपके? 20,000 आपकी पॉकेट में अगेन हो गए। तो इसका कोई ऐसा सच आंसर नहीं है, कोई फॉर्मेट है, प्रेजेंटेशन है जो आपको करके दिखानी है। एग्जामिनर आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, जैसे भी कहे हम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर बी आपने किया, बैंक रिकंसिलेशन का क्वेश्चन है। आंसर बताओ आपने क्या ढूंढा इसका? बैंक रिकंसिलेशन का क्वेश्चन है, क्या आंसर ढूंढा आपने इसका? पासबुक के अकॉर्डिंग क्या बैलेंस आ जाएगा? कैश बुक के अकॉर्डिंग तो ओवरड्राफ्ट था, पासबुक के अकॉर्डिंग क्या आंसर आया आपका? हाँ जी बताएं। सेकंड का भी बैंक रिकंसिलेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, बीआरएस बैंक रिकंसिलेशन का क्वेश्चन है। क्या रहा आपका आंसर? जो लोग लाइव हैं बताएं प्लीज। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट क्या आंसर रहा आपका पासबुक के अकॉर्डिंग? एक आंसर आ गया है केवल का, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। ये कह रहे हैं 46,395 है सर, 46,395 संतोष का। हाँ जी बाकी बोले, इज इट करेक्ट? बाकी जो लोग लाइव हैं 46,395। एक और आंसर आ गया 46,395, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये आंसर बिल्कुल सही है। अब क्योंकि आप लोगों ने काफी हद तक इसे कर लिया, मैं शॉर्ट में इसे देख लेता हूं। बैंक रिकंसिलेशन बनानी है हमने, और कब? 30 सितंबर 2018। ओके, ये बैंक रिकंसिलेशन बनानी है। कैसे कह रहा है? कह रहा है कैश बुक के अंदर एक कॉलम है, बैंक कॉलम ऑफ अकाउंट नंबर 1 का ओवरड्राफ्ट दिखाता है। तो ओवरड्राफ्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, अकाउंट नंबर 1। अकाउंट नंबर 1 है कोई बैंक का, उसमें कितना बैलेंस दिखा रहा है? ये 49,350। अब आप अपनी थ्योरी लगाओ, कम को कम ज्यादा को ज्यादा वाली, तो आप किस तक आ जाओगे? ठीक करते करते आपने आना है, ये कैश बुक है तो डैश बैलेंस ऑफ पासबुक तक आना है आपने। डैश बैलेंस ऑफ पासबुक पढ़ना शुरू करो, कम को कम माइंड में कैश बुक चलेगी। कैश बुक कम है तो और कम करो, ज्यादा तो और ज्यादा पढ़ो। कहता है चेक काटे अपने 26 सितंबर को 3700 रुपए के, कैश बाय द बैंकर ऑन 2 अक्टूबर। तो यानी कि हमने तो चेक काट दिए, कैश बुक में कम कर दिए, लेकिन बैंक से कैश कब लेके गया सामने वाला? नेक्स्ट मंथ 2 अक्टूबर। तो कैश बुक में तो पैसे कम हो गए, पासबुक में कम हुए नहीं, कैश बुक कम है, कम को और कम करो। ये क्या चीज एक्चुअल में? अनप्रेजेंटेड चेक। कितने रुपए के? 3700। नेक्स्ट कहते हैं क्रॉस चेक के 715 किसको दिया हमने? अब्दुल को। वॉज रिटर्न बाय हिम एंड बेरर चेक उसको दिया 1 अक्टूबर। हमने चेक काटा, वो वापस दे गया 750 रुपए। यानी हमने तो कैश बुक कम कर दी, पर वो बेचारा बैंक से लेके नहीं गया, वो चेक वापस दे गया। कहता जी मुझे तो बेरर चेक दे दो, कैश ही निकलवाऊंगा, पर वो बेरर चेक बदले में 1 अक्टूबर को ले गया। तो हमने तो कैश बुक कम कर रखी है, बैंक कम हुआ नहीं हुआ? वो तो हमसे अगले 1 अक्टूबर को नया चेक लेगा, फिर कैश करवाएगा। फिलहाल कैश बुक कम है, बैंक से निकले ना, कैश बुक कम है तो कम कर लो। ये क्या है? क्रॉस चेक टू अब्दुल, कितने रुपए? 750 रुपए। आगे चलो, कहता है कैश एंड चेक 3400 के डिपॉजिटेड इन द बैंक। 29 सितंबर को कैश और चेक बैंक में डाले, कुछ कैश होगा कुछ चेक, टोटल 3400 रुपए। बट उसमें से चेक 1300 रुपए के कब क्लियर हुए? 1 अक्टूबर को। तो 1300 रुपए कैश बुक क्या है? ज्यादा को 1300 रुपए क्या कर दें अब हम? और ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि ये कह रहा है
एक और देख लो, 1 चेक 250 वाज रिटर्न बाय देम एज डिसऑनर, 250 का चेक वापस आ गया, कहते फेल हो गया। 1300 का चेक आगे जाके क्लियर हुआ 1 अक्टूबर को। टोटल 1550 कैश बुक में तो ज्यादा है, क्योंकि कैश बुक में तो जब जमा करवाया 3400 तभी एंट्री होगी, पर बैंक में एंट्री नहीं हुई। एक तो अक्टूबर में हुई 1300 की और 250 वापिस ही भेज दिया बैंक ने, कहते ये तो फेल हो गया। टोटल 1550 कैश बुक ज्यादा है, ज्यादा को क्या करे और ज्यादा। ये क्या चीज है, अनकलेक्टेड चेक, अनकलेक्टेड चेक है और डिसऑनर चेक है, डिसऑनर चेक। 1300 और 250, 1550 रुपए कैश बुक ज्यादा है पासबुक से, ज्यादा को और ज्यादा। आगे पढ़ो, हमारी इंस्ट्रक्शन है बैंक को, बैंक ने 30 नंबर तक 320 का इंटरेस्ट दे दिया क्रेडिटर को, LIC की पेमेंट दे दी 160 रुपए। वो बंदा कह रहा है मेरी माई पॉलिसी पे कर दी, और बैंक ने सेकंड कॉल 600 रुपए की एक और पे कर दी, जो शेयर बैंक के पास ही कस्टडी में पड़े हैं उस पे, ये हमें पता भी नहीं। तो ये सारी कैश बुक क्या है, ज्यादा। ये ज्यादा से क्या करें हम, और ज्यादा। तो ये वो एंट्री है क्या, अमाउंट पेड बाय बैंक, बाय बैंक डायरेक्टली, हमें पता ही नहीं है, बैंक ने ये खर्चे पे कर दिए, कैश बुक में एंट्री नहीं, कैश बुक ज्यादा है, ज्यादा को और ज्यादा। 320 का इंटरेस्ट है, 160 की LIC है और 600 रुपए, तो ये कितने हो गए टोटल, 480, 1080 रुपए हो गए क्या, ये टोटल कर लो 1080 रुपए। ओके आगे चलो, क्या कहता है फिर, कहता है बैंक में डिविडेंड आया 150 रुपए का, बीमे का क्लेम आया 800 रुपए का, जिसपे क्या है चार्जेस है 15 रुपए। ओके, कहता है ये खबर भी नहीं, तो डिविडेंड रिसीव बैंक में आया, कैश बुक में खबर नहीं, कैश बुक कम में। डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, डिविडेंड रिसीव बाय बैंक डायरेक्टली, हमें खबर भी नहीं, डायरेक्टली डिविडेंड आया, क्या कैश बुक में आया ना, कैश बुक क्या है कम, कम को और कम करो। 800 रुपए का क्लेम आया, 15 रुपए कमीशन काट के 785 तो बना ना, तो 785 वो एडजस्ट कर लो, तो यानी कह रहा है 800 रुपए खाते में आए, कैश बुक कम में, कम को और कम करो। क्या चीज है, इंश्योरेंस क्लेम लेस कमीशन। 800 रुपए पे कमीशन काट भी दें तो अपना 700 कितना आना चाहिए यहां से, 785 रुपए। ओके आगे चलो, फिर क्या कहता है, माई बैंकर सीम टू हैव गिवन मी अ रॉन्ग क्रेडिट, उन्होंने हमारे अकाउंट में 500 रुपए गलत डाल दिया, पेड इन बाय मी नंबर 2 अकाउंट, हमने तो नंबर 2 में डाला था, गलती से नंबर 1 में डाल दिया, तो कैश बुक क्या है कम, बैंक में तो चला गया, कैश बुक कम को क्या करें और कम करें। कितने रुपए से ये गलती की है उन्होंने, 500 रुपए से बैंक वालों ने गलती की है, कम को और कम करो। अमाउंट रोंगली credited by bank in account number 1, हमारी कैश बुक में अकाउंट नंबर 1 में जमा हुए ना, 2 में हुए वो तो कैश बुक का अकाउंट नंबर 1 कम है, कम को और कम करो। हमारे अकाउंट से काट लिए 300 रुपए, नंबर 2 में काटने थे, तो कैश बुक क्या है, कैश बुक ज्यादा, ज्यादा को, क्योंकि अकाउंट नंबर 1 से कहीं नहीं, रॉन्ग डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 1 इंस्टेड ऑफ अकाउंट नंबर 2। समझ आई एंट्री 300, हमारा ये अकाउंट नंबर 1 का बन रहा है, हमारे अकाउंट से काट लिए, काटने थे एक और खाते से, तो ये वाले खाते में कैश बुक कम हुई ना, पासबुक कम हुई, हाँ कैश बुक कम में, कैश बुक ज्यादा है नहीं। 300 रुपए की एंट्री में पढ़ो दोबारा, क्या हुआ, हमारी कैश बुक में 300 रुपए नहीं घटे, अकाउंट नंबर 1 से 2 से घटे, पर बैंक वालों ने जल्दबाजी में अकाउंट नंबर 1 से काट दिए। क्या कैश बुक में अकाउंट नंबर 1 क्रेडिट हुआ है 300 रुपए पेमेंट से, नहीं, कैश बुक ज्यादा है, ज्यादा को और ज्यादा कर लो। अब आप देखो इनका टोटल, मैंने थोड़ा स्पीडली करवा दिया क्योंकि मेरे पास आंसर पहले ही आ चुका है, बच्चों ने जिन्होंने किया है उन्होंने सही आंसर पहले ही दे दिया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए क्या है इसको मैंने फटाफट शॉर्ट में कर लिया है। 43,395 आंसर प्लस का है, तो इसलिए ऊपर क्रेडिट बैलेंस से शुरू कर रहे हैं, तो नीचे बदल के क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक आ जाएगा। इस तरह से बहुत लोगों ने आंसर दिया, यही सबका सही है, ये 46,395 बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो, कंसाइनमेंट का है क्वेश्चन नंबर 3, ये देख लो, पॉज करके आप इसकी नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, थोड़ा स्पीडली बता दिया मैंने क्योंकि काफी लोगों ने कर ही लिया था ये। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 में कंसाइनमेंट में बताएं आप कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। जिन लोगों ने किया कंसाइनमेंट में नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है या लॉस कितना आ रहा है, ये बताओ। फाइनल आंसर थर्ड ए कंसाइनमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 3 ए कंसाइनमेंट अकाउंट का है। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है? कंसाइनर। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जिसने भी किया है प्लीज बताएं आंसर में नेट लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है। एक आंसर आ चुका है थर्ड ए में, केवल कह रहे हैं सर लॉस आएगा 2156 का। ओके, एक और संतोष कह रही है 2156 लॉस आएगा सर या 57 लॉस आएगा। गौरव कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है 2156। पढ़ लेता हूं। कह रहा है मनोज नोएडा ने किरण जयपुर को माल भेजा, इनवाइस प्राइस कोस्ट प्लस 25 यानी कोस्ट का 125% है, कमीशन 10% सेल एट इनवाइस पे है, 25% सरप्लस रिलाइज ओवर इनवाइस प्राइस है ओवरराइडिंग। इंश्योरेंस ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस का खर्चा मनोज का 15,000 है, ठीक है। उससे अकाउंट से लाई कि 75% माल सारे कंसाइनमेंट का 1.5 लाख में बेच दिया है। सेलिंग खर्चे उसके कितने कंसाइनी के? कंसाइनी किरण के 12,000 रुपए हैं सेलिंग के। 10% माल जो कि 18,750 वैल्यू का है इनवाइस प्राइस का, 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 18,750 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। जब तक कुछ ना लिखा जाए उसके गोडाउन में 18,750 का माल डिस्ट्रॉय हुआ है, तो जो कि 10% है। सारा माल कितना है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सारा माल कितने का है? 18,750 माल 10% है, तो सारा कितना है? 1,87,500। ठीक, इसको भेजने पे खर्चे कितने लगे मालिकों के? भेजने पे 15,000। कंसाइनी ने खर्च किया है किरण। किरण कौन है? कंसाइनी। पर ये रिकरिंग एक्सपेंस है। कौन सा? सेलिंग एक्सपेंस है। कितने रुपए खर्च कर दिया है उसने इसके ऊपर? 12,000 रुपए। पहले तो अनलोडिंग कर लो इसमें गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में, क्योंकि इसमें आपको पता है 187,500 25/125 करना पड़ेगा। लेट कोस्ट 100, तो इनवाइस प्राइस कितना है इसका? 125%, तो प्रॉफिट कितना है? 25। तो 25 187,500 डिवाइडेड बाय 5, इसमें 37,440 की लोडिंग है 187,500 में। देख लो, देखना 25% है ना, तो 187,500 का 5 से डिवाइड करो। अच्छा एक मिनट, 187,500 डिवाइडेड बाय 5 37,500 आएगा। चलो अनलोडिंग कर ली, आगे चलो क्या कहता है। उसने बेचा, कितना बेच दिया? बाय कंसाइनी किरण। कितनी सेल कर दी उसने? उसने 1.5 लाख की सेल कर दी। उसका कमीशन कितना है? किरण का कमीशन, किरण को कमीशन देना है, सारे माल का 75% बेचा है। सेल ऑफ गुड्स बाय किरण, किरण ने कितना माल बेचा है? सेल 1.5 लाख रुपए का। आप मुझे बताओ इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, उसने माल बेचा है 187,500 का 75% कर लो इतने वाला, 187,500 का 75%, 140,625 वाला। उसने सरप्लस कितना लिया है यहां से? 150 कम कर दो 93,75। उसका कमीशन कितना है? देखो उसका कमीशन 140,625 पे तो कितना है? 140,625 पे तो वो बोल रहा है इनवाइस प्राइस पे उसका कमीशन 10% है, प्लस 93,175 के ऊपर उसका कमीशन 25% है। क्वेश्चन में क्लियर है ये बात? करो 93,75 का तो कर लो 25%, 2343 रुपए आ गया। और फिर कर लो आप 140,625 का 10%, यह आ गया 14,062। दोनों का टोटल आ जाएगा 16,406। हाँ जी 16,406 हो गया कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, सॉरी ओवरराइडिंग कमीशन भी आ गया ये। अब देखो बाय अब नॉर्मल लॉस कितना? इन गोडाउन हुआ है, पर ये खर्चे तो सेलिंग के हैं, लगने ही नहीं, यहां तक के खर्चे आएंगे, पर ये माल तो इनवाइस प्राइस पे है, तो आपको ये किस पे लेना होता है? हमेशा कॉस्ट पे। तो आप देखो सारे माल की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस करो कैसे? 187,500 में 37,500 तो लोडिंग ही है, 10% माल की कॉस्ट कितनी आती है? देखो 187,500
-37,500, 150 का 10%, 15,000 रुपये का माल, 1.5 लाख का है ये। इसमें से 1/5 निकाल के 1.5 लाख कॉस्ट, और कंसाइनर के खर्चे जोड़ो, क्योंकि कंसाइनी के तो है ही नहीं, नॉन रिकरिंग होते तो ले लेता। 10% लॉस हुआ है 1500 का, तो इसकी कॉस्ट 16,500 रुपये है। तो ये अब बीमा वीमा मिलेगा तो वो P&L का मैटर है। तो क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी कितने का है? 15% माल है। ऐसा करो, क्लोजिंग स्टॉक का इनवाइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने हैं कैसे? 187,500 सारे माल का है, तो 15% माल का कितना आ जाएगा? 187,500 का 15% 28,125 आ जाएगा, प्लस कंसाइनर के एक्सपेंस, कंसाइनर के खर्चे 15,000 है, तो 15% कितना आ जाएगा? 2,250 रुपये। तो ये कितना आ गया? 28,125 प्लस 2,250, 30,375 रुपये आ गया। लेकिन ये 30,375 रुपये तो आ गया, लेकिन इसमें इसका रिवर्स भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो वो माल है क्लोजिंग, वो कितने का? 28,125, उसमें कितना प्रॉफिट है? 25/125 करके, तो 28,125 को करो तो ये आ गया 5,625 रुपये। ये सारा करने के बाद आप इजीली इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखते हैं कितना आता है किस साइड का टोटल। 187,500, 15, 12, 16, 406 जो आएगा 236,531, 236,531। और आप इधर देखेंगे तो 37,500 अनलोडिंग होगी, सेल 1.5 लाख रुपए की होगी, अब नॉर्मल लॉस 16,500, क्लोजिंग ही आ गया, तो नेट लॉस आ रहा है। बाय नेट लॉस 2156 का नेट लॉस आ रहा है। क्लियर? किसी को भी डाउट? बोलो, कोई भी डाउट? ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, किसका रिजर्व निकालने जा रहे हो? क्लोजिंग का निकलना है। जो माल भेजा उसका रिवर्स किया है 37,500, तो 2156 लॉस बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, फिर इसके अंदर क्वेश्चन जो था वो एनपीओ से रिलेटेड था। आप मुझे बताओ, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट आपके पास थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर था, आपको क्या बनाना था? इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था। ठीक, ओपनिंग क्लोजिंग था, ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपने बनाना था इसका। आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट, राशन से रिलेटेड अकाउंट, इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना चाहें बना सकते थे। चलो, इसमें जो कुछ आंसर्स थे जो आप मुझे बता सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का रिसीव हुआ ये बता दो। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव, कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ इस क्वेश्चन नंबर बी में। थर्ड का भी, कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ जिन्होंने किया ये? थर्ड बी, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ जिन्होंने किया? 11,000, एब्सोल्युटली करेक्ट। इक्विपमेंट की परचेज कितनी आई है? इक्विपमेंट की परचेज जिन्होंने किया है, हाँ, वो 11,000 हो गया। ठीक है, 11,900 रॉन्ग, सार्थक 11,900 नो, 11,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट कितने आई? 6,000, एब्सोल्युटली करेक्ट। परचेज ऑफ प्रोविजन, राशन कितने का खरीदा? सेल 43 का और परचेज 38 का, ये आएगा इसमें। यस, केवल सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल छोटा सा एक क्वेश्चन है, बहुत लेंथी नहीं है, 10 मार्क्स के लिए। आपको बनाना था क्वेश्चन नंबर थर्ड बी में क्या? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था। अपने पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट थी, अपने पास यहां पे उसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया था हमें तो ये बनाना था। तो ओपनिंग क्लोजिंग कैश कहां से देख लूं? ओपनिंग कैश बैंक जो है हमें दे रखा है, देखो बैलेंस शीट नीचे है 30,000, क्लोजिंग कैश बैंक कितना है? क्लोजिंग कैश बैंक हमें गिवन है 55,000। ये इंफॉर्मेशन अपने पास थी, एक एक करके शुरू करो। बैलेंस शीट में इक्विपमेंट की WDV है, स्टॉक है प्रोविजन का यानी राशन का, ओपनिंग क्लोजिंग,
कैश है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर फॉर प्रोविजन राशन के क्रेडिटर हैं, और जनरल फंड या कैपिटल फंड है। एक एक करके शुरू करो। सब्सक्रिप्शन, आपको डाउट हो तो सब्सक्रिप्शन का आप अकाउंट बना सकते हैं। आप बताओ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी थी सब्सक्रिप्शन? ओपनिंग बैलेंस शीट में 5,000 की रिसीवेबल है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपए की है। ओके, सब्सक्रिप्शन बाय बैंक कितनी आई वो ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें गिवन है, नीचे कोई नोट और नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 26 की गई, तो इधर 31 हो गया, इधर भी 31 होना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए की सब्सक्रिप्शन आ गई? 11। तो यहां पे टू सब्सक्रिप्शन कितने रुपए की आई? 11,000। नेक्स्ट एंट्री क्या है? डोनेशन। डोनेशन को लेके नीचे कोई पॉइंट नहीं दिखता लाइबिलिटीज में भी। अगर ये डोनेशन लाइबिलिटी में होती तब भी रिसीव तो होती ही ना, इनकम नहीं तो लाइबिलिटी। एंट्रेंस फीस को लेके कुछ नहीं दिखता, तो एंट्रेंस फीस कितने रुपए आई? 8,000 रुपए। लेकिन कह रहा है राशन बेचा 43 का, तो सेल अलग डाल लो, खरीद अलग। सेल ऑफ प्रोविजन, फायदा नुकसान तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपने आप आएगा। सेल उसने 43 डाली है, और कंज्यूम कितना डाला हुआ उसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? उसने डाला है जो खरीदा 40 का लेफ्ट साइड ओपनिंग क्लोजिंग के साथ, ऐसा है। वो तो कंज्यूम बना लिया ना उसने, ओपनिंग लेफ्ट में खर्चे में, परचेज खर्चे में, क्लोजिंग राइट में, तो कंज्यूम बन गया ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो आपको परचेज पता है तो पेमेंट टू क्रेडिटर ढूंढ लोगे। आप प्रोविजन के क्रेडिटर का अकाउंट बना लो। मुझे परचेज पता है, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर पता है। ओपनिंग राशन का कितना देना है? ओपनिंग 8,000, क्लोजिंग कितना देना है? टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग देना है 10,000। ओके, परचेज कितनी है गिवन है मुझे, परचेज 40 की कह रहा है, तो ये 48 हो गया। 48 में से आप देख सकते हो टू बैंक कितनी पेमेंट हुई होगी? बैलेंसिंग फिगर 38 की पेमेंट हुई होगी। तो ये क्रेडिटर की पेमेंट है, क्रेडिटर ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन वाले क्रेडिटर की पेमेंट है। कितने रुपए पेमेंट? 38 पे कर दिए, बेच के 43। कंज्यूम हुआ वो खर्चे में आ चुका अपने आप, वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मैटर है, वो आ चुका अपने आप। चलो अब देखो नेक्स्ट, इसमें लेफ्ट साइड में एंट्रीज हैं। ओपनिंग हो गया, परचेज राइट में, क्लोजिंग कंज्यूम आ गया। सैलरी 15,000, सैलरी को लेके कोई पॉइंट नहीं। सैलरी पेड कितने रुपए कह दूं? 15,000 रुपए। नेक्स्ट एक्सपेंस कौन सा है? प्रिंटिंग स्टेशनरी, क्या कोई पॉइंट है? ना। कितने रुपए? 5। जनरल एक्सपेंसेस कितने रुपए के पेड हैं? जनरल एक्सपेंसेस जो पेड हैं कोई पॉइंट नहीं है उससे रिलेटेड, 3,000। इक्विपमेंट पे डेप्रीसिएशन है, ठहर जो, इक्विपमेंट 10 का था 15 का कैसे हो गया? तो इक्विपमेंट अकाउंट बनाओ एट WDV बनेगा, क्योंकि अंदर कोई क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं है। तो इक्विपमेंट की ओपनिंग WDV जब 10 है, डेप्रीसिएशन मुझे पता लग गया, बाय डेप्रीसिएशन P&L से इनकम एंड एक्सपेंडिचर से 1,000 रुपए, 9 का होना चाहिए ये तो ये बचा हुआ कितने का पड़ा है? 9 की जगह ये बचा हुआ 15 का कह रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ 16, इधर भी 16, तो 6,000 रुपए का क्या आ गया? इक्विपमेंट परचेज आ गया। यहां से टू बैंक परचेज कैश फ्लो वगैरह में किया करते थे आप इस तरह के बड़े अकाउंट। तो चलो बाय परचेज ऑफ इक्विपमेंट कितने का आ गया? परचेज ऑफ इक्विपमेंट 6,000। और तो कोई एंट्री नहीं दिखती इसमें, बस और कुछ नहीं है। बैलेंस शीट हमें बनानी नहीं, हमें तो सिर्फ क्या बनाना था? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था, वो हमने बना दिया। बस अब आपको इसका टोटल करना है, टोटल कर लो। इधर 122 आ रहा है, इधर का भी टोटल करो सारों का, ये भी 122 हो गया। जिसका नहीं हुआ ध्यान से देखो कहाँ एरर है, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो देखो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना था, इक्विपमेंट में एक इशू आ रहा था, और प्रोविजन फॉर क्रेडिटर अकाउंट। बस रिसीट एंड पेमेंट तैयार है। ये वर्किंग नोट आपके आंसर का पार्ट होंगे, क्योंकि अगर 10 मार्क्स का आता है तो इनके बिना 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको ये भी पार्ट ऑफ आंसर बनाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है बैलेंस शीट ओपनिंग, फिर रिसीट एंड पेमेंट, वही क्लोजिंग बैलेंस शीट, और क्या बनाने को कह रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंगल क्वेश्चन ही है,
यानी कि एनपीओ में आपको लेंथी क्वेश्चन मिल सकता है। चलो, तो आप देखो इस क्वेश्चन के आंसर्स आपके क्या रहे, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है टैली करो। फोर्थ के आंसर क्या रहे, डेफिसिट सरप्लस बताओ क्या रहा आपका, डेफिसिट आया कि सरप्लस आया, क्या रहा रिप्लाई में। डेफिसिट आ रहा है कह रहे हैं जी 16,700 का, सौरभ कह रहे हैं हाँ, केवल भी कह रहे हैं 16,700 का डेफिसिट आ रहा है सर। क्लोजिंग 798,800 का वो कैपिटल आ रहा है, कैपिटल फंड। हाँ डेफिसिट, भूषण नूपुर डेफिसिट 16,700, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डेफिसिट आ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको देखो, ऐसा है क्वेश्चन कोई भी ना टफ या सिंपल नहीं रहता है। नॉर्मली चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, बस उसके कंटेंट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए सारे। हालांकि हम बहुत वास्ट लेवल पे क्वेश्चन, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेवल ठीक ठाक रहता है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं आता कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आ जाएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप श्योर है आराम से पेपर करेंगे। जिनकी प्रिपरेशन टूटी फूटी है, 4 बार सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ओपनिंग इधर लिखूं, आउटस्टैंडिंग के इधर लिखूं, वही कंफ्यूज होते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक तो बनाने को कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बनाने को कह रहा है अपनी बैलेंस शीट। देख लेते हैं स्पीडली, बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है। क्लोजिंग कब की, 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट, क्योंकि कुछ लोग क्या है सोच रहे हैं पूछे कि ना पूछे। चलो, इस क्वेश्चन में ओपनिंग में क्या है, कैपिटल फंड 793, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, फिटिंग का असेट में 150, फर्नीचर 50, बुक्स 4 लाख, इन्वेस्टमेंट 150, कैश 25 और कैश इन हैंड 25। हमें कह रहा है ओपनिंग कैश बैंक कितना पड़ा है, रिसीट एंड पेमेंट में 25 25 50 वो बैलेंस शीट में दिख रहा था। इंटरेस्ट फीस सब्सक्रिप्शन आई है, रद्दी बेची है, होल का किराया है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, पोस्टेज है, टेलीग्राफोन है, बुक परचेज की है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7 पड़े थे ना लास्ट में, वो पे कर दिए। ओके, रेंट है, इन्वेस्टमेंट खड़ी है 40,000 रुपए की, और सैलरी है, क्लोजिंग कैश बैंक है। सबसे पहले तो ये क्लोजिंग कैश बैंक की लिखूं मैं, भूल जाएंगे। कैश बैंक कितना है क्लोजिंग वाला, वो कह रहा है जी 20,000 और 11,300 दोनों मिला के कितना है 31,300। ये तो बैलेंस शीट में लिखें। अब एक एक करके शुरू करो। एंट्रेंस फीस नीचे पढ़ लो पहले, कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है मार्च 19 के लिए। आउटस्टैंड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में 10,000 एडवांस है, यानी नेक्स्ट ईयर का है। चलो, कह रहा आउटस्टैंडिंग रेंट 4 है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 3 है, डेप्रीसिएशन लगाना है एडिशन के साथ बुक्स पे 10%, नए वाली पे भी लगा दो 10%, ठीक। इलेक्ट्रिक फिटिंग और फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन लगाना है सेम रेट से, यानी 10%। 75% इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइज कर दो, यानी कि लाइबिलिटीज में ले जाओ या कैपिटल फंड में ले जाओ, और 25% इनकम में। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना है 5% है, जो खरीदी है ना बीच में 40,000 की, वो 1 अक्टूबर को यानी मिड ऑफ द ईयर 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं। तो इंटरेस्ट फीस 30 है। पहले तो बताओ ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है। ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड दे रखा है 793 रुपीज का। ओके, इंटरेस्ट फीस के लिए क्या कह रहा है, इंटरेस्ट फीस ये सारी एक्सपेंस की साइड है हमारी, ये इनकम। इंटरेस्ट फीस जो है वो 30,000 रुपये आई है, 30,000 का 25% तो इधर रख लो 7,500 रुपये, बाकी 30,000 का इंटरेस्ट फीस किधर चली जाएगी, 30,000 का 75% 22,500 रुपये इधर शो कर दिए हमने, ठीक है, ये अपने को शो करना है। नेक्स्ट क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए की है, तो जो सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए की है हमें रिसीट में कह रहा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है नहीं, तो एडवांस वाली सब्सक्रिप्शन कितने रुपए है, वो नीचे कह रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपये है, वो कम कर लो, कितना आ गया 190, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ दो, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितने रुपए 10,000। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड पेपर, कचरा बेच दिया पुराना, सेल ऑफ ओल्ड पेपर, पेपर बेच दिए पुराना, कचरा बेच दिया, कितने रुपए का 1,500 रुपए का। हॉल का रेंट आया है, किराए पे दे देते ना, ये क्लब वालों के पास बड़े बड़े हॉल होते हैं, वो किराए पे दे दिया है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,000 रुपये रिसीव हुआ है। ठहर जाओ एक बार, सिक्योरिटीज कितनी पड़ी हैं, पहले सिक्योरिटीज जो पड़ी हैं, सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट कह लो, वो पहले पड़ी हैं 1.5 लाख रुपए की।
ऊपर पड़ी हैं देख लो। फिर ये कह रहा है और खरीदी 40 की, तो अपनी ये इन्वेस्टमेंट 190 की है, 1.5 लाख पे तो 5% हो ही जाएगा। कितना बनता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी देखो 5% कह रहा है, 1.5 लाख पे तो 5% 7500 रुपये का हो गया। जो और खरीदे ना 40 वाले, ये 1 अक्टूबर को खरीदे लास्ट में लिखा है, तो 6 महीने का कितना बनेगा इनका 2000, यही होगा ना, देखना 40,000 का 5%, अच्छा 1000 बनेगा, ओके। तो 8500 बनना चाहिए, हमें कितना है 8, तो अक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए दिखा दूं 500 रुपये, तो 8500 अक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए आ जाएगा यहाँ 500, ओके। नेक्स्ट इधर खत्म। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस 7200, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रेंट में है, सैलरी में है। पोस्टेज टेलीग्राम कितने रुपए का कह रहा है, वो 5000 का है। टेलीफोन का बिल क्या कह रहा है, 2 टेलीफोन बिल, टेलीफोन का बिल कह रहा है 5000 रुपए का है। बुक्स पे डेप्रीसिएशन लगाने को कह रहा है, डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स, बुक्स पहले कितने की पड़ी हैं देखो, बुक्स पहले पड़ी हैं 4 लाख रुपए की, और बुक्स कितने की खरीद ली 60 की, 4,60,000, 4,60,000 पे डेप्रीसिएशन कितना लगाने को कह रहा है 10%, तो कितने रुपए 46, तो बुक्स ये 4,60,000 पे 10% डेप्रीसिएशन 46 काटने, तो बुक्स बैलेंस शीट में कितनी बच जाएंगी 460 में से 4,14,000 रुपए की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है रेंट पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे पे कर दिए, एक्सपेंसेस जो थे ये 7,000 है, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थे ना, तो बस वो पे हो गए हैं, अब कोई खर्चा थोड़ी है, पिछले वाले पे हो गए। रेंट अपना 88 कह रहा है, तो रेंट में जरूर आउटस्टैंडिंग दे रहा है, कितने रुपए आउटस्टैंडिंग दे रहा है रेंट में, नीचे कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट 4000 है, तो कितना कर दें इसे 92, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिखा दें 4000, नो प्रॉब्लम 92। नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट हो ही गया। सैलरी, सैलरी जो है वो कह रहा है 66 दी है, इसमें आउटस्टैंडिंग कितनी कह रहा है सैलरी, सैलरी जो आउटस्टैंडिंग कह रहा है वो 3000 रुपये है, तो 3 66 और 3 कितना 69, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, ठीक। तो ये हो गया इंटरेस्ट फीस हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो गया। इलेक्ट्रिक फिटिंग और फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन जो है फिटिंग पे कितना है 1.5 लाख रुपए की फिटिंग है, तो 1.5 लाख पे 10% कितना हो जाएगा 15,000 रुपये का। फिर कह रहा है फर्नीचर पे लगा लो, फर्नीचर जो है अपने पास 50,000 का है, 50,000 का 10% कितना हो जाएगा 5,000, तो आपके पास फिटिंग कितनी बच जाएगी यहाँ, फिटिंग 1.5 लाख रुपए का 10% काटूंगा तो 1,35,000 की, फर्नीचर जो है 50,000 का 10% काटूंगा तो कितने का 45,000 का, तो ये आ गया 45 और 135 इस तरह से। इधर और कुछ नहीं बचा है, मैं नीचे देख लेता हूँ। एडवांस अपन ने लिख ही दिया था, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने कोट कर दिए, डेप्रीसिएशन बुक्स पे लगा लिया, फर्नीचर फिटिंग पे लगा दिया, इंटरेस्ट फीस का कैपिटलाइजेशन जो करना था कर दिया, इंटरेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया है। देखते हैं डेफिसिट आ रहा है कि सरप्लस, टोटल कर लो लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है 72, 55, 92 और कर ही लो आप टोटल 72 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 46 प्लस 92 प्लस 69 प्लस 15 प्लस 5, ये आ गया 244 200। इधर भी 244 200 होना चाहिए, कम कर दो 75, कम कर दो 190, कम कर दो 15, कम करेंगे 20, कम करेंगे 85, 16,700 ये आ रहा है डेफिसिट, बाय डेफिसिट आ गया है, बैलेंसिंग फिगर 16,700, तो ये डेफिसिट कम हो गया यहाँ 16,700। तो क्लोजिंग कैपिटल फंड कितना आ गया 16,700, 793 प्लस 22,500 माइनस 16,700, 798,800। आप टैली करो टोटल, ये आ गया है 815,800। इधर भी यही चाहिए हमें, करो टोटल 31,300, 190, 500, 414
135 और 45, 815, 800, ये अपना आ गया यहां से। तो आप नोट करो अगर इसमें डाउट है तो। 815, 800 हमारा ये आंसर है इस तरह से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। ये एनपीओ से रिलेटेड था। ऑलमोस्ट आप लोगों में से काफ़ी ने कर लिया था, जो आंसर आप दे रहे थे बिल्कुल सही आंसर प्रोवाइड कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। चलो, बस पेपर में आपको स्पीड मेंटेन करनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 PQR पार्टनर थे, एक पार्टनर और आ गया। PQR का रेशियो क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में? PQR का जो ओल्ड रेशियो था वो था 10:6:4। अब क्या हुआ, ये रेशियो था, बैलेंस शीट इनकी दे रखी है, इसमें से Q रिटायर हो रहा है, Q जाना चाहता है, इसकी जगह T आना चाहता है, यानी कि पार्टनर हो जाएंगे PRT। इनका न्यू रेशियो क्या है? नीचे लिखा C पॉइंट में 2 लाख कैपिटल होगी 2:1 में, 2:1 रेशियो होगा। तो अब आपको सोल्व करना होगा, इसके अंदर P का क्या सेक्रीफाइस है, Q का क्या है वो देखना होगा। P's सेक्रीफाइस या गेन देखते हैं, देख लेते हैं। ओल्ड था 10/20, नए वाला 2/5। तो आप इसे भी क्या बना लो, 8/20, ये 10/20, तो 2/20 इसका क्या आ गया है? इसका सेक्रीफाइस आ गया है, इसने सेक्रीफाइस किया है। क्यू ने तो सेक्रीफाइस किया ही किया है, क्यू का तो छोड़ के चला गया बेचारा। क्यू ने तो कितना सेक्रीफाइस किया है? 6/20 सेक्रीफाइस किया ही किया है। आप आर की बात कर लो, आर ने सेक्रीफाइस किया है कि गेन, देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो था 4/20, नए वाला 2/5, तो आप इसे भी 8/20 बना लो। तो इसने 4/20 क्या किया है? गेन किया है। और नए वाले ने T ने तो गेन करना ही करना है, T तो नहीं आया है। कितना? T का 1/5 कह लो या 4/20 गेन कह लो। तो इन दोनों ने 4/20 420 गेन किया और इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्लियर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में, 5 का ए हमें कह रहा है गुडविल फर्म की वैल्यू क्या लगी? 1 लाख। इसको एडजस्ट करना है, बुक्स में दिखानी नहीं। तो ऐसा है, लाख रुपए में क्या करोगे? गुडविल लाख रुपए है, आप किसको डेबिट क्रेडिट करोगे? गेन वालों को आर और टी को डेबिट कर दोगे, आप पी और क्यू को क्रेडिट कर दोगे, यही करोगे। 1 लाख से, 1 लाख से जैसे आर है, आर ने 4/20, अच्छा आर ने गेन किया, हाँ 4/20, तो आप करोगे 4/20, 1 लाख का तो 20,000 हो जाएगा। 20,000 इसमें करोगे, 20,000 इसमें करोगे, इसमें कितना करोगे? 1 लाख का इसने सेक्रीफाइस किया है, पी ने 2/20, यानी कि इसका 10,000 क्रेडिट करोगे। इसने सेक्रीफाइस किया है 1 लाख का 6/20, तो इसका 30,000 करोगे। तो ये तो है गुडविल का ट्रीटमेंट, बहुत पुराना ट्रीटमेंट है, +2 लेवल से करते आ रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कुछ खास 5th में नहीं है, हमें जैसे कह रहा है करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग और मशीन 5% और 20% क्या होगी? डेप्रिसिएट। तो लो, यहां पे ये कह रहा है करो 2 बिल्डिंग 5% डाउन कर दो। बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग 2 लाख का 5% कम करोगे तो कितने रुपए डाउन होगी? 10। और क्या डाउन करना है? प्लांट एंड मशीनरी भी 5% कम कर दो। मशीन 130 की 5% कितनी होगी? 6500 रुपए की मशीन होगी। 10,000, यही है ना? मशीन कितने की है? 130, अच्छा 20% करनी है, मशीन 20% है। चलो, तो कितने की डाउन हो जाएगी ये मशीन? 26,000। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर 15,000 में ले जाएगा जो रिटायर हो रहा है बुक्स में कितने वाले? इन्वेस्टमेंट 12 वाले, तो कितने बढ़ गए? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 लगाई गई तो 12 वाली, तो कितनी वैल्यू हो गई बढ़ के? 3,000 बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 15 पे पहुंच गया। बेड डेट्स का प्रोविजन बनाना है आपने, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 20% बनाना है। तो डेटर कितने? 1,39,000 का 20%।
139 का 20% कितना 27,800 रुपये। ठीक, ये अपने को यहाँ पे प्रोविजन। तो आप देखो इस साइड का टोटल कितना है, इधर देखो 27,800, 10,000 प्लस 26 प्लस 27,800, 63,800, 63,800। ठीक, नेट लॉस। तो ये PQR देखो, तो 60,800 रुपए का लॉस आ गया है। तीनों पार्टनर में आप ये लॉस डिवाइड कर देंगे 30,400, फिर 6/20 करेंगे तो 18,240 रुपए, तीसरे का करेंगे तो 12,160 रुपए का लॉस। ओके, ये लॉस तीनों पार्टनर में एडजस्ट कर दिया है। हमें कह रहा है नई फर्म की कैपिटल 2 लाख होगी जो PRT में 2:1 में बटेगी। ओके, हमें क्या कहता है, कहता है अगर पैसा बचा तो बैंक ओडी चुका देंगे, पार्टनर का जो रिटायरिंग है उसका लोन में ट्रांसफर कर दो। कहता है रिवैल्यूएशन बनाओ, बन गया। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं तो बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाने को कह रहा है और बैंक अकाउंट कह रहा है। चलो 4 पार्टनर, 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 पार्टनर है। पुराने कौन कौन से हैं, PQR, नया T, PQRT। तो आप इनकी कैपिटल लिखो ओपनिंग 80 20 30, ये 80 है, ये 20 है, ये 30 है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि प्रॉफिट 20,000 को बांट दो 10 6 4 में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 10,000 6,000 4,000। ठीक है, 10 6 4 में ये बांट दो तीनों में। ओके, फिर उसके बाद कहता है कि गुडविल का एडजस्टमेंट कर दो। देखो बाय करोगे तो R&T में ले जाओ, P के अंदर 10 जाएगा, P में 10, ठीक है, और Q में कितना जाएगा, 30 जाएगा। ठीक है, और इनमें क्या जाएगा, 2 P एंड Q। R में 20 डेबिट, T में भी 20 डेबिट। इनकी कैपिटल कम हो गई है। रीवैल्यूएशन का लॉस, 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल एडजस्ट हो चुकी है 30,400, 18 पुराने पार्टनर का ही होता है ये, तो ये हो गया 12,160। रीवैल्यूएशन एडजस्ट हो गया। अंदर प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा था वो बट गया, कैपिटल जो गुडविल है वो एडजस्ट होगी। एक पार्टनर जो क्यू जा रहा है, क्यू पार्टनर जा रहा है, वो कह रहा है मैं इन्वेस्टमेंट ले जाता हूं 15 में, ले जाने दो उसे इन्वेस्टमेंट 15,000 में, वो इसका क्यू का लोन बना दो, बाकी बस क्यू का पैसा लोन में डाल दो। कितना देना है क्यू को, देखो बाकियों का देख लेंगे। क्यू का 20 26 56 में से 18,240 लॉस और 15 वो इन्वेस्टमेंट ले गया। 33,000 चेक करो, उसका 20,000 6,000 30,000 56,000 हो गया। उसमें से 18,240 एक कम कर दो और 15,000 की वो इन्वेस्टमेंट ले गया। 22,760 किस में डाल दो, लोन में, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला हुआ है। इन तीनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इन तीनों की कैपिटल जो है, कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख। किस किस की, PRT की कैपिटल 2:1 की रेशो में होनी चाहिए। तो आप करोगे 80,000 80,000 40,000, ये कैपिटल होनी चाहिए। तो बस जिसकी ज्यादा है वो ले आएगा या ले जाएगा। तो ये बैलेंस होना चाहिए 2 बैलेंस कैरी डाउन 80, ये तो खत्म ही हो गया इसका हिसाब किताब, ये 80 तो इसका 40। बस अब आप टोटल करो, जो लाना है ले आएगा। आप P का टोटल करो तो इस साइड 1,10,400 बनता है, उधर 1,10,400 से कम बनता है, लाख बनता है। 10,400 ये लेके आएगा बाय बैंक, कौन, P लाएगा। ठीक है, क्यू का तो सारा हिसाब ही हो गया, सारा 56 क्यू का तो लोन बना दिया हमने। और आर की बात करो, आर का डेबिट साइड का टोटल जो बन रहा है 80 1,12,160, उधर कम बन रहा है 1,12,160। तो ये लेके आएगा कितने पैसे, इसके तो 34,000 कम करो तो 78,160 बहुत लाएगा। इसकी बात करो तो 20 और 60 40 वो होना चाहिए कैपिटल। तो ये कैपिटल के पता नहीं थे कितने लाएगा, वो अब निकले, ये 60,000 लाएगा। तो तीनों ये लाएंगे। बैंक अकाउंट बनाना है तो बनाओ, क्वेश्चन में तो वैसे कहा है बनाने को, 5th का ए पार्ट है ये,
फिफ्थ का ए पार्ट। तो आप बैंक अकाउंट देखोगे तो ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है अपना ब्रॉड डाउन। कितने का ओवरड्राफ्ट है? हमें बैलेंस शीट में ओडी दिख रहा है 44। हमने पैसा किस किस से लिया? हमने लिया पी से 10,400, हमने लिया आर से 78,160, हमने लिया टी से 60,000। उसको लोन में डाल दिया, दिया ही नहीं, बस 3 लोगों से लिया है, ओवरड्राफ्ट कट गया इस पेमेंट में से 1,48,560, 1,48,560। इसमें से ओडी काट के बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस पड़ा है बैंक में कितना? 104,560 रुपए। किसी को भी डाउट? क्वेश्चन हो गया पार्टनरशिप का। फिफ्थ ए क्वेश्चन पार्टनरशिप से रिलेटेड था, वो क्वेश्चन आपने कर लिया। कोई भी डाउट इसमें? फिफ्थ ए में किसी को भी कोई इश्यू हो? उसके बाद फिफ्थ बी में ये वाले में कोई भी डाउट? हाँ, आप 1,04,560 कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, 2-3 लोगों ने आंसर दिया था इसका। चलो, इस तरह का क्वेश्चन 8 मार्क्स एवरेज, 10 मार्क्स मैक्सिमम, ये रह सकता है पार्टनरशिप में इस लेवल का। चलो, अब आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा है जो फिफ्थ बी है। वो कह रहा है कि कहता है बुक्स क्लोज कर दी 30 जून को, फाइनल अकाउंट बना दिए, हालांकि डिफरेंस जो था वो कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, जो सस्पेंस था ना वो कैपिटल में डाल के खत्म कर दिया। चलो, गलती है ये भी। बाद में बुक्स क्लोज होने के बाद क्या पता लगा? ये एरर पता लगे, एक वैन थी 2500 रुपए की, वैन में 3500 डेबिट कर दिया, तो इससे तो भैया 1000 रुपए क्या आ गया होगा? 1000 रुपये का सस्पेंस आ गया होगा। डेबिट फालतू होने से सस्पेंस कौन सा आ गया होगा? क्रेडिट। तो उसे ठीक करोगे फर्स्ट एंट्री को, तो सस्पेंस तो पक्का क्या होना है? डेबिट होना है 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया होगा? आपने 1000 वैन में ज्यादा डाल दिया, 2500 के 3500, वैन असेट होती है, ज्यादा चला गया डेबिट, तो सस्पेंस किस साइड आ गया होगा? क्रेडिट। उसको ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे। फिर कह रहा है जी हमने डेप्रिसिएशन भी काट दिया वैन पे, रिपेयर थी वैन की, जबकि वैन में डाल दिया, तो 3500 डाल दिया आपने फर्स्ट एंट्री में, 20% डेप्रिसिएशन करके वैन अकाउंट कितने का दिखा रखा है? 2800 रुपए का, जबकि रिपेयर में जाना था। तो ये वैन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? आपको खत्म करना पड़ेगा। टू वैन अकाउंट कितने रुपए खत्म करोगे? 2800 रुपए आप वैन अकाउंट को राइट ऑफ कर दोगे, 2800 रुपए। आप देखो 1800 रुपए ये जो है, ऐसा है, देखो ध्यान से, पी एंड एल में कितना डेबिट होना था? पी एंड एल में डेबिट जाना चाहिए था 2500 रुपए, ये तो करेक्ट ट्रीटमेंट है। गलती से पी एंड एल में डेबिट गया डेप्रीसिएशन के नाम से, चाहे 3500 का 20% कितना गया? 700 रुपए, यानी पी एंड एल में 1800 रुपए और जाएं तो ही बात है ना। तो आप पी एंड एल एडजस्टमेंट में कितने रुपए डेबिट कर दो? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 1800, गलती ठीक हो जाएगी। देख लो, 2500 रिपेयर का जाना चाहिए, ये रिपेयर है, रिपेयर का 2500 पी एंड एल में जाना चाहिए, वो नहीं गया, बल्कि डेप्रीसिएशन गया, जो कि गलत ट्रीटमेंट है। कितना? 700। तो जैसे भी है पी एंड एल में 700 तो गया ना 2500 की जगह, तो 1800 रुपए कम गया, और ले जाओ। वैन किस चीज की? जब रिपेयर है वो वैन खत्म करो, ऐसे 2800 बुक्स में है, खत्म होगी वैन। और सस्पेंस 2500 का डेबिट 3500 कर दिया, 1000 एक्स्ट्रा डेबिट, तो एक्स्ट्रा डेबिट होने से सस्पेंस क्रेडिट आ गया, वो खत्म करो। इस तरह से गलती ठीक हो गई। अच्छा पॉइंट था ये वाला। सेकंड पॉइंट पे चलता हूं। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? सेकंड, ये फर्स्ट था, सेकंड में कह रहा है इन कैश बुक टोटल बैंक कॉलम का डेबिट 5120, अगले पेज पे 5210 चला गया, तो कितना फालतू चला गया? 5120 का 5210 चला गया, 5120 का 90 रुपए डेबिट ज्यादा जाने से सस्पेंस कौन सा आ गया? क्रेडिट। तो उसको खत्म करेंगे सस्पेंस क्रेडिट को, तो सस्पेंस क्या करना पड़ेगा आपको? डेबिट 90 रुपए, और बैंक बैलेंस घटाओ, ऐसे ही 90 रुपए फालतू चला गया। 5210, 5100 कितना था? 5120 की जगह, तो 90 रुपए वो क्या करो? बैंक बैलेंस फालतू है आपका, घटाओ, अगले पेज पे 90 रुपए फालतू, डेबिट में फालतू गया तो डेबिट साइड बढ़ गई, सस्पेंस क्रेडिट आया। खत्म करने के लिए सस्पेंस को क्या करोगे? ठीक करोगे डेबिट। थर्ड में कहता है गुड्स रिटर्न चोपड़ा का 1100 रुपए भूल गए, तो उसकी एंट्री कर दो। भूल गए तो क्या एंट्री करोगे?
चोपड़ा का अकाउंट जो है क्रेडिट कितने रुपए से, 1100 रुपए से। तो ये जो सेल रिटर्न है कितने रुपए की, सेल रिटर्न ना करके आप इसको क्या कर लो, P&L एडजस्टमेंट काउंट कर लो। एक्चुअल में क्या है, सेल रिटर्न है, भूल गए आप ये एंट्री 1100 रुपए की। तो ये क्या है, चोपड़ा एंट्री कर दो बस, सेल रिटर्न टू चोपड़ा, पर सेल रिटर्न की जगह क्या लिख लो, P&L एडजस्टमेंट, क्योंकि ये गलती P&L से ठीक होनी है। फोर्थ एंट्री क्या कह रहा है, कह रहा है टोटल ऑफ इन्वेंट्री शीट क्या है, 1000 पे कम चला गया। और कौन सा स्टॉक है, 30 जून का, यानी क्लोजिंग स्टॉक 1000 पे कम चला गया। तो स्टॉक अकाउंट को बढ़ाओ 1000 पे, 1000 पे और लिखने से प्रॉफिट बढ़ेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, समझ गए ना। क्योंकि वो कोई डबल एंट्री सिस्टम में तो बचा हुआ माल आता नहीं, बचा हुआ माल तो गिना जाता है, वही बैलेंस शीट में जाता है। 1000 पे कम गया ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में, 1000 और जाता तो अपना प्रॉफिट बढ़ता, ट्रेडिंग अकाउंट में एनपी बढ़ता और इधर से स्टॉक बढ़ता बैलेंस शीट में। तो ठीक हो गया ना, स्टॉक बैलेंस शीट में बढ़ गया और प्रॉफिट में प्रॉफिट बढ़ गया, इस वजह से प्रॉफिट 1000 पे क्या हो गया होगा, कम। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा 1000 पे। फिफ्थ, टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम 160 रुपए। फिफ्थ देख लो, फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ में कहता है डिस्काउंट कॉलम का 160 पोस्ट कर दिया, डेबिट ऑफ डिस्काउंट काउंट। भैया क्रेडिट है 160 रुपए, कहां डाल दिया आपने, 160 डेबिट में। तो क्रेडिट में 160 लिखे नहीं, क्रेडिट साइड में 160 लिखे नहीं, उल्टा डेबिट में लिख दिए। तो डेबिट साइड 320 ज्यादा हो गई, तो सस्पेंस क्रेडिट आ गया। तो सस्पेंस 320 को खत्म करो, सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट 320। और ये जो आपका इनकम को खर्चा मानना है, तो इससे तो प्रॉफिट कम हो गए डबल, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डालो, प्रॉफिट बढ़ाओ। इनकम थी 160, खर्चा मान लिया 160, तो वो ठीक करो। सिक्स्थ क्या कह रहे हैं, डिविडेंड है 410 का रिसीव हुआ एस्टेट ऑफ सिंह, फ्रॉम द एस्टेट ऑफ सिंह एंड इंसॉल्वेंट, जमीन जायदाद बेच के एक दिवालिया आदमी से मिला 410 रुपए। फाउंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, अमाउंट पास्ट में बेड डेट्स में डाल दिया। तो भैया बेड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री करो ना, बैंक टू बेड डेट्स रिकवर्ड। आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू बंदे का नाम सिंह कर दिया, गलत है, बैंक टू मिस्टर सिंह नहीं करना, बैंक टू बेड डेट्स रिकवर्ड। तो सिंह को वापस क्या कर दो, डेबिट। कितने रुपए सिंह को वापस, खत्म करो उसका खाता 410, खाता बंद हो गया उसका, तो उसको क्रेडिट कर दोगे तो देने दिखेंगे, गलत है वो, सिंह को डेबिट। बेड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट करो, लेकिन उसकी जगह आप क्या लिख लें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या चीज है ये, बेड डेट्स रिकवर्ड 410 रुपए। चलो नेक्स्ट, सेवंथ आइटम देखना, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल डिस्काउंट वाली 320, सिक्स्थ ये होगी बस, और तो एंट्री नहीं है। ओके, अब आप इसका ना P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो क्या क्या एंट्री आई उसमें, इसमें आई टू वैन कितने रुपए, 1800 रुपए। ओके, फिर आप देखो टू चोपड़ा, चोपड़ा का अकाउंट ठीक किया 1100 रुपए। और देखो बाय स्टॉक, स्टॉक टोटल में रह गया था 1100 नहीं 1000 रुपए का, वो स्टॉक ठीक किया आपने। फिर कह रहा था बाय सस्पेंस, बाय सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए, 320। फिर बाय सिंह कितने रुपए, 410। तो देखो इस अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है कि डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, ये तो 2900 रुपए बन रहे हैं, इधर भी 2900 रुपए बन रहे हैं, क्या चेक करो, 2900 माइनस 1000 माइनस 320 माइनस 410, 1170 रुपए कहां जाने दें, बाय कैपिटल अकाउंट में जाने दो, बैलेंसिंग फिगर। P&L एडजस्टमेंट कहां जाता है, कैपिटल अकाउंट में। कितने रुपए चला जाएगा कैपिटल में, 1170। सस्पेंस अकाउंट का भी बना लो, बनाना है तो सस्पेंस अकाउंट क्या पोजीशन है सस्पेंस की, यहां पे टू वैन अकाउंट कितने रुपए, 1000 रुपए। और देखो टू बैंक अकाउंट कितने रुपए, 90 रुपए। फिर देखो सस्पेंस कहाँ है, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए, 320 रुपए। और बाय सिंह के अकाउंट में कितना जाना है, बाय सिंह कितने रुपए जाने हैं, 410 रुपए बस। अब देखो इसका ओपनिंग होता तो ये खत्म हो जाता अपने आप, 1000 प्लस 90 प्लस 320 1410, इधर भी 1410,
इधर 1000 रुपए का फर्क, ये ओपनिंग होता तो ये फर्क दिखता ही ना। नहीं, सिंह वाली एंट्री में सस्पेंस तो आई नहीं ना। हाँ, पी एंड एल एडजस्टमेंट आया, ओके ओके ओके, चलो 1410 ही है ये, 1410। अब ये ओपनिंग होता तो खत्म, ओपनिंग तो रखा ही नहीं ना, इन्होंने किधर डाल दिया, पिछली बार जो सस्पेंस आया 1410 कैपिटल में डाल दिया, आप भी कैपिटल में डाल दो, वापस निकल जाएगा कैपिटल से। जो आपने कैपिटल में डाला 1410 कैपिटल में जोड़ा यानी प्रॉफिट में जोड़ दिया, वापस काट लो 1410 सस्पेंस। ये कैपिटल में नहीं डालना था, इसका बैलेंस रखना था, वो बैलेंस खत्म हो जाता, ओपनिंग होता 1410। इन्होंने डिफरेंस को कैपिटल में डाल दिया यानी प्रॉफिट एंड लॉस, तो अब अपने को भी वापस निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट से निकल गया 1410 कैपिटल से, वो चीज है। हाँ सही कह रहे हैं सर, सिंह की एंट्री गलत कर दी, कोई बात नहीं, ठीक कर दी, वो एडजस्टमेंट में आना था 410, वो आ गया, इधर नहीं था। तो 1170 कैपिटल में तो एडजस्टमेंट का डिफरेंस जाना ही है, लेकिन ये सस्पेंस ऐसे नहीं होता अक्सर, ये ओपनिंग होता अपने पास, अपना रिवर्स करते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1410, ये एंट्रियां ठीक करते 0 हो जाता, या बाकी बैलेंस अगले साल चला जाता। लेकिन ये पास्ट में डिफरेंस कहाँ डाल देते हैं, P&L में या कैपिटल में डाल देते हैं, तो यानी ये कैपिटल में चला गया 1410, वापस निकल गया आप कैपिटल में से, आपने रिवर्स कर दिया, उल्टा ट्रीटमेंट कर दिया। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, BRS, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, पार्टनरशिप, ये अपने मेन टॉपिक हैं। चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, 6 का ए कहता है अभिजीत के पास 4000 प्रेफरेंस शेयर है 100 वाले, जिसमें से 75 पर शेयर कोल्ड थे, बट उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दी नहीं, 75 में से 75 मांगे थे, 25 रुपए वाले ईच नहीं दी, तो 25 रुपए की क्या अलॉटमेंट नहीं दी उसने 25 की, ठीक है, कॉल नहीं दी 25 की, तो फिर इसका मतलब 75 कोल्ड थे, कोल्ड अप कितने हैं, कोल्ड अप 75 में से 25 क्या दिए, यही पेड किए उसने, ये नहीं पे किए, ये नहीं किए। कितने शेयर हैं, 4000 शेयर हैं प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कोल्ड अप कितने 75, 100 वाला शेयर है। हमें कह रहा है ये डायरेक्टर ने शेयर फॉरफिट कर लिए, तो इसमें क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, 4000 शेयर फॉरफिट करने हैं, 75 तक क्वेश्चन चला है क्योंकि कोल्ड ही है, 3 लाख रुपए हो गया। क्या नहीं दिया उसने, शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, कितने रुपए नहीं दिया, 4000 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से ये नहीं दिया, ठीक है, 4000 शेयर पे कॉल भी नहीं दी 25 रुपए के हिसाब से उसने, टू कॉल इन अरियर कह लो या शेयर फर्स्ट कॉल कह लो, सेकंड कॉल तो अभी ड्यू ही नहीं हुई, 1 लाख रुपए, 1 लाख जो दिया वो फॉर फीचर में चला गया, कितना, 2 शेयर फॉर फीचर, प्रेफरेंस शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 1 लाख रुपया दिया उसने एप्लीकेशन पे, 4000 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से। अब वो हमें कह रहा है कि हमने सारे नहीं बेचे, 3000 शेयर 65 रुपए के हिसाब से बेच दिए, बैंक अकाउंट डेबिट, 3000 शेयर बेचे 65 के हिसाब से, 3000 इंटू 65 195, नुकसान, क्योंकि ये इशू आज भी 75 के हिसाब से कोल्ड के हिसाब से 25 रुपए सेकंड कॉल बाद में मांगेंगे, 3000 शेयर पे 75 के हिसाब से कितने बनते हैं, 2,25,000। नुकसान कितना है, शेयर फॉर फीचर से ले लेंगे कितने रुपए, 3000 शेयर पे फॉर फीचर 10 रुपए के हिसाब से आ जाएगा 30,000 रुपए का, इस तरह से। अब आप देखो कैपिटलिज्म में कितना जाए, तो आप देखो शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ओके, 1 लाख रुपए ये अपना है 4000 शेयर पे, इंटू 3000 शेयर पे कितना बनता है 75,000, उसमें से डेबिट 30 हुआ है, इसका मतलब तो 45,000 पे बचा हुआ फॉर फीचर कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कर लोगे ये क्वेश्चन, नरेशन जरूर दे देना एक एक लाइन में, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर रीइश्यूड एट ₹10 लॉस पर शेयर, और ये वर्किंग नरेशन में दिखा देना चाहिए, सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इस तरह से, ठीक। 6th क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है, 6th का बी पार्ट पीहू वाला
कह रहा है पीहू लिमिटेड ने 300 लाख के डिवेंचर हैं 100 रुपए वाले 6% क्या इशू किए डिस्काउंट पे एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये रिडीमेबल हैं कितने साल बाद? 3 साल बाद। 50 रुपए एप्लीकेशन पे, 44 रुपए अलॉटमेंट पे, 100 के 6 रुपए डिस्काउंट, तो 300 लाख डिवेंचर हैं, 300 लाख डिवेंचर 8% इंटरेस्ट वाले ऑफ ₹100 ईच, और इशूड एट कितने पे हैं? इशूड एट 94। एप्लीकेशन 50 रुपए की है और बाकी सारा पैसा अलॉटमेंट पे लेना है 44, टोटल 94 हो गया। इनको रिडीम किस पे करना है? 5% प्रीमियम, 100 का 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है तो करो। पहले तो आप एप्लीकेशन ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आप ये लोगे 300 लाख डिवेंचर है 50 रुपए के हिसाब से, तो 300 इंटू 50 कितना हो जाएगा? ये 15,000 लाख हो जाएगा। चलो फिर ये एंट्री तो उसमें चली जाएगी, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 15,000 टू 8% डिवेंचर में चली गई। चलो अब रिडेम्पशन का लॉस अलॉटमेंट में करना चाहिए। जैसे यहां पे डिवेंचर 8% डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट कितने रुपए? 300 लाख डिवेंचर हैं, तो वैसे तो अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 44 की है, बाकी नुकसान है। 300 इंटू 44 13,200 रुपए, 13,200 लाख। डिस्काउंट डेबिट होगा टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अब करो रेंज, कितना देना है? 5 रुपए पर 100 का, 300 लाख का 5 रुपए, 100 का 5%, 5 रुपए पर डिवेंचर हो गया, तो 300 इंटू 5 कितना हो गया? 1500 हो गया। तो ये अपना डिवेंचर 300 लाख इंटू 50 के हिसाब से कितना हो गया? 300 इंटू 50 15,000। नुकसान डबल हो गया, एक तो डिस्काउंट हो गया 6 रुपए, 5 रुपए ये, तो आपका यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट कर दो 300 लाख इंटू, एक तो डिस्काउंट 6 रुपए, 5 रुपए प्रीमियम 11, 300 इंटू 11 कितने रुपए? 3300 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। ये लॉस। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट, क्योंकि कुछ ना बोला जाए तो ये लॉस अलॉटमेंट पे अरेंज करना चाहिए। कितने रुपए? 13,200, ये आ जाएगा बस। कल को रिडीम की एंट्री तो जब कहेगा तब करेंगे, फिलहाल तो ये एंट्री हो गई। क्लियर? किसी को भी डाउट? लास्ट सी पार्ट, 6 के सी पार्ट में क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन मनी मेजरमेंट और मैचिंग बता दोगे। हर चीज जो मनी में मेजरेबल है कैन बी डिस्क्लोज इन द अकाउंट, इफ इट इज नॉट मेजरेबल इन द मॉनेटरी टर्म्स इट इज़ टू बी इग्नोर्ड। जैसे स्मार्ट होना, इंटेलिजेंट होना, ये सब बेकार है, इनको मनी में मेजर नहीं कर सकते, इग्नोर है। और मनी कौन सी में रिकग्नाइज करना है? जिस करेंसी में आप काउंट बना रहे हैं, रुपी में बना रहे हैं तो रुपी में लिखो, रुपी में डिनोमिनेशन रुपी होगा। तो चक्कर पड़ता है AS 11 का, क्योंकि डॉलर में मल्टीनेशनल कंपनी है, डॉलर में डील कर रही है और अकाउंट बना रही है, इंडिया हेड ऑफिस है रुपी में, तो उसको कन्वर्ट करना, रेट फ्लक्चुएट होते हैं, तो वो AS 11 की हेल्प से होता है। पर जो मनी में मेजरेबल नहीं उसको छोड़ दो। घर से फर्नीचर लाया तो उसका रेट किसी डीलर से बात करके लगाओ तो बुक्स में आएगा, वरना नहीं। और मैचिंग का मतलब है इनकम कैसे आती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम कमाने के लिए जो खर्चे किए जाएं, रेवेन्यू, जैसे मान लो करियाने की दुकान है तो जो सेल करोगे दैट इज रेवेन्यू, उस सेल के लिए माल खरीदोगे, स्टाफ को सैलरी दोगे दैट इज एक्सपेंस। तो कंपैरिजन है। मैचिंग का मतलब इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, मैचिंग ऑफ रेवेन्यू विद एक्सपेंस। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो मेरी इनकम क्या है? रेवेन्यू है फीस, जो फीस है वो रेवेन्यू। अब फीस कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा? स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, आप लोगों को नोट्स देने पड़ेंगे, नेट का रिचार्ज कराना पड़ेगा, प्लस ये डेप्रीसेट होंगी सारी चीजें, तो ये सब क्या है? मेरा एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर दैट इज इनकम। ओके, तो ये पूछ रहा है एक्स्ट्रा बे और दे रहा है कैपिटल एक्सपेंसेस वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंस। ये आपने पढ़ा है, जो रिकरिंग नेचर का होता है बार बार वो रेवेन्यू है, और रिकरिंग नहीं तो कैपिटल। कैपिटल नेचर के एक्सपेंस की यूजफुलनेस लॉन्ग टाइम में है, बहुत लंबे साल, मोर देन 1 ईयर, जबकि रेवेन्यू की विद इन 1 ईयर उसकी यूटिलिटी
खत्म हो जाती है, जो रेवेन्यू एक्सपेंस है उससे लाइफ नहीं बढ़ती, रेवेन्यू से, कैपिटल से लाइफ, उसकी एफिशिएंसी, कॉस्ट कट होने के चांस रहते हैं, कैपेसिटी बढ़ने के रहते हैं, लेकिन रेवेन्यू उसकी प्रेजेंट मेंटेनेंस का खर्चा है, उसकी पोजीशन को बनाए रखने का है, सर्विस का खर्च, इंश्योरेंस करवाने का खर्च, रिपेयर, ये सब रेवेन्यू में चला जाता है। तो आप ये अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। तो एक ये कंप्लीट टेस्ट था। क्लियर? हाँ, लेक्स में आएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।